होता है तो उसके पीछे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा आज के इस वीडियो में। चैप्टर के नोट्स को डिस्कस करने के बाद हम बेटा उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो ये सभी चीजें हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने करना क्या है। तो जैसा भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था, हम सबको पता है कि पानी जो होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पानी सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि आइस। लिक्विड फॉर्म में तो पानी सबने देखा ही हुआ है, दैट इज वाटर। और गैसियस फॉर्म में पानी बन सकता है, दैट इज वेपर, भाप जिसे हम बोलते हैं। तो पानी जो है वो तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। हम ये देखना है पानी जो है वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या मैं बोलूँ गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये सारी कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए। हम करेंगे फिजिकल स्टेट को चेंज, और फिजिकल स्टेट जो है वो नेचुरली भी चेंज हो सकती है। तो अगर फिजिकल स्टेट नेचुरली चेंज हो रही है तो उसके लिए कौन से फिनोमिना नेचर में हो रहे हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़नी है बेटा। मेनली हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है अबाउट इवेपोरेशन और वाटर साइकिल के बारे में। तो ये सब चीजें हमने पढ़नी है बेटा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हमारे पास स्टेट्स ऑफ वाटर। तो जैसा मैंने अभी बताया, वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड दैट इज वाटर, गैस दैट इज वेपर या वाटर वेपर, एक ही बात है बेटा। आइस के लिए हमें प्रॉपर्टी बताई गई है, आइस की शेप जो होती है वो फिक्स होती है, और आइस के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं बेटा। वाटर का केमिकल फॉर्मूला ना H2O होता है। तो मैं ये भी बार बार बोला करूंगा, जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं हमारे आइस के अंदर वो फ्लो नहीं करते बेटा, अपनी फिक्स पोजीशंस पे रहते हैं। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको लास्ट में बना के भी दिखा दूंगा। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा। तो आइस जो होती है उसकी फिक्स शेप होती है और वो फ्लो नहीं करेगा। फिर अगर हमारा पानी जो है वो वाटर की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में पानी होगा तो लिक्विड बेटा फ्लो भी करेगा, स्प्रेड भी होगा, फैलेगा भी। और जिस कंटेनर में हम पानी को डालेंगे ना, पानी उसी की शेप ले लेगा बेटा। पानी अपनी शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन पानी अपनी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता बेटा। यानी कि जब हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा तो पानी की वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होगी, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, लेकिन शेप जो है बेटा वो चेंज होती रहेगी, इनडेफिनेट शेप आएगी बेटा। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो हम मार्केट में गए, मार्केट से मैंने 1 लीटर पेप्सी जो है कोल्ड ड्रिंक को परचेज कर ली। अब मैं उसे घर पे लेके आऊंगा, 1 गिलास पानी में डालूंगा, सॉरी 1 गिलास में डालूंगा, पानी के गिलास में। तो बॉटल की जैसी शेप थी, कोल्ड ड्रिंक की वैसी ही शेप होती है बेटा। फिर जैसे ही मैं कोल्ड ड्रिंक को बॉटल से ग्लास में डालूंगा तो वो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेगा। फिर मैंने ग्लास से कटोरी में डाल दी, कटोरी की शेप एक्वायर कर लेगा बेटा। मतलब आप जिस कंटेनर में उसे डालोगे वो उस कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर मैं पेप्सी को बॉटल से ग्लास में डाल रहा हूँ, तो क्या ऐसे करने से मेरी 1 लीटर पेप्सी 1.25 लीटर हो जाएगी क्या? मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी अगर मैं बॉटल को ग्लास में डाल के कन्वर्ट करूंगा तो? ऐसा तो बेटा फिर कोई बॉटल में पेप्सी पिएगा ही नहीं, सभी ग्लास में डाल के पिएंगे, ग्लास में डालने से ज्यादा हो जाएगी। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता बेटा। अगर बॉटल में पेप्सी 1 लीटर है तो ग्लास के अंदर भी वो 1 लीटर ही रहेगी, वॉल्यूम फिक्स रहेगी बेटा। वॉल्यूम जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए। सॉलिड के लिए भी सेम चीज है बेटा। सॉलिड के अंदर शेप फिक्स है, सॉलिड के अंदर भी वॉल्यूम फिक्स होती है बेटा, वॉल्यूम बार बार चेंज नहीं होती है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है, दैट इज गैस या वेपर। पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में होता है। तो पानी की ना कोई डेफिनेट शेप होती है बेटा, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। और ये सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड होता है बेटा। मतलब वेपर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं, वो सब जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। अभी भी जैसे आसपास अगर बारिश का मौसम होगा तो बारिश के मौसम में ना, मौसम के अंदर उमस ज्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी होती है बेटा पानी के पार्टिकल्स। तो वो पानी के पार्टिकल्स हवा में आपको दिखाई नहीं देंगे बेटा, वो इनविजिबल रहेंगे। और उनकी जो स्प्रेडिंग होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। ये नहीं है कि कमरे में एक कोने में पड़े रहेंगे बस, बाकी सारा कमरा जो है वो ड्राई है, बस एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है, ऐसा नहीं होता बेटा। पानी के वेपर सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं, ना इनकी फिक्स शेप होती है बेटा, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। और जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट बेटा, दैट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है बेटा इवेपोरेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। इवेपोरेशन क्या होता है? तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी जमने लगेगा, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर जब हमारा लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। सिमिलरली अगर मैंने पानी को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है, पानी के वेपर बनाने है बेटा, पानी को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ना पानी को हीट करना पड़ता है। मैं तब तक हीट करूंगा जब तक हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू ना हो जाए। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। और पानी के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेटा आप सबको पता है 100 डिग्री पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन हमारे पास एक फिजिकल कंडीशन ऐसी है बेटा, उस फिजिकल कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने से पहले ही हमारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं बेटा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिस प्रोसेस में हमारा जो वाटर होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और इवेपोरेशन के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही शुरू हो जाता है बेटा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास कपड़े का सुखाना। हम गर्मियों में कपड़े धोएंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे, हम छत पे जाके उन्हें टांग देते हैं बेटा खोलकर, ताकि वो सूख जाएं। तो सन की हीट इतनी ज्यादा होती है, कपड़े जो होते हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट को एब्जॉर्ब करने पे वो लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे कपड़े सूखने शुरू हो जाते हैं। और आप ये चीज देखते हो बेटा कि सर्दियों में कपड़ों को सूखने का टाइम लगता है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, धूप कम निकलती है, तो हमारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर नहीं पाते कि वो वेपराइज हो जाएं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देगा, और ये सभी टेम्परेचर्स पे होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट का वेट नहीं करेगा बेटा।
मतलब रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो सकती है। बस ये है कि जितना टेम्परेचर कम होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। ये चीज मैं भी आपको आगे पढ़ाने भी वाला हूँ। तो इवेपोरेशन के देखो मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सूखना, स्वेट इवेपोरेटिंग, पसीने का सूखना, सैनिटाइजर डिसअपियरिंग, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। कोविड में हम सैनिटाइजर लगाते थे, हाथ पे मसलेंगे सैनिटाइजर गायब, तो वो भी इवेपोरेशन से हो रहा था बेटा। वाटर ड्राइंग फ्रॉम यूटेंसिल्स, बर्तनों का पानी सूखना, ये सब कुछ इवेपोरेशन से ही होता है बेटा। इवेपोरेशन कैसे होती है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स। तो इवेपोरेशन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, अगर आप ध्यान से सुनोगे साइंटिफिक टर्म में समझ में आना चाहिए, याद रखना जरूरी नहीं है, पेपर में आपसे नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये कंटेनर मान लो हमने धूप में रखा हुआ है, तो हमारी जो सन रेज है, जो हीट है बेटा, सन की हीट है, वो पानी के ऊपर गिर रही है बेटा। पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब पानी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा पानी के अंदर, सभी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एनर्जी होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है। मतलब कोई पानी का मॉलिक्यूल लो एनर्जी का होता है, कोई पानी का मॉलिक्यूल हाई एनर्जी का होता है। तो जब हमारे पानी के मॉलिक्यूल पे सनलाइट पड़ेगी, पानी के मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। H2O मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सनलाइट, और जब वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी ना बेटा मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स का मोशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसी फास्ट मोशन के चक्कर में एक टाइम ऐसा आता है जब वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, वेपर बन जाएगा। बेटा सनलाइट था, अभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ था, सनलाइट तो 40-50 डिग्री होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो अभी तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव भी नहीं हुआ। लेकिन कॉन्टिन्यूअस हीट एब्जॉर्ब करके पानी ने अपने हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स को पानी के सरफेस से बाहर भेज दिया, वेपर बना दिया बेटा। इसी प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। अब आप मेन चीज देखो, जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हाई एनर्जी वाले जो पानी के मॉलिक्यूल थे, वो तो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर बनाते जा रहे हैं बेटा, बाहर निकलते जा रहे हैं। तो अंदर हमारे पास बचेंगे वो पानी के मॉलिक्यूल जिनकी लो एनर्जी है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब भी इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन में हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो सिर्फ बचेंगे नीचे लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स। अब लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स का टेम्परेचर भी कम होगा, जिस वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो शो होगा बेटा। तो आपने ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, आप हाथ पे पेट्रोल डाल लो या नेल पॉलिश रिमूवर डाल लो, जिसे हम एसीटोन बोलते हैं बेटा, तो जब आप उसे हाथ पे डालोगे, हाथ थोड़ा सा मसलोगे ना, तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो ये ठंडा ठंडा क्यों फील होता है बेटा? ड्यू टू इवेपोरेशन, क्योंकि मसलने से आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए। जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो आपके हाथ में बेटा कूलिंग इफेक्ट को वो शो करते हैं। तो ये इवेपोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको भी समझाया। अब हम पढ़ते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो बेटा पहला फैक्टर है टेम्परेचर। मैं आपको बता देता हूँ, इवेपोरेशन की स्पीड यानी कि इवेपोरेशन का रेट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना जल्दी होगा। अभी मैं बता रहा था ना कपड़े सूखने वाली बात, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कपड़े धीरे सूखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बेटा। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवेपोरेशन फास्ट होगा। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन स्लो होगा बेटा। सेकंड फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है बेटा इवेपोरेशन के साथ। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दोबारा कपड़े सुखाने से देता हूं बेटा। हमने दो क्लोथ लेनी है, सपोज करो दो टी शर्ट लेनी है, दोनों सेम टी शर्ट है, और दोनों टी शर्ट्स को हमने बेटा पानी में डुबाकर गीला कर लेना है। अब दोनों टी शर्ट जो है वो गीली हो चुकी हैं। एक टी शर्ट को तो हम बॉल बना लेंगे बेटा, उसकी उसको कंप्रेस करके दबा दबा के घुमा फिरा के बॉल बना लेंगे, और दूसरी टी शर्ट जो है वो हमने ऊपर ही रखनी है। छत पे गए हम, छत पे एक तो हमने बॉल वाली टी शर्ट रखी बेटा, जिसको हमने मोड़ तोड़ के रखा हुआ है, और एक टी शर्ट को हमने अच्छे से स्प्रेड करके बेटा फैला के रख दिया। दोनों को सेम टाइम के लिए हम धूप में रखेंगे। तो जब हम 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब भी हम चेक करने आएंगे, तो हम ये देखेंगे जो शर्ट मैंने खोल के रखी थी वो जल्दी से सूख रही है बेटा, और जिस शर्ट को मैंने मोल्ड करके रखा था, मोड़ के रखा था, ऊपर ऊपर से तो वो सूख गई होगी, लेकिन जब मैं उसे फैलाऊंगा ना बेटा, अंदर से वो शर्ट गीली ही निकलेगी। अब इसका साफ साफ रीजन है बेटा सरफेस एरिया। जब आप शर्ट को फैला के रखोगे तो एक जो शर्ट है बेटा उसका एरिया ज्यादा होगा, जब आप उसकी बॉल बना दोगे, उसे कंप्रेस करोगे, तब उसका एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगी बेटा, इसको सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा है, जल्दी टी शर्ट या शर्ट जो है वो सूख जाएगी बेटा, इवेपोरेशन फास्टर होगा। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड फैक्टर। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास हमारा थर्ड फैक्टर, दैट इज विंड स्पीड, हवा चलना। अब ये भी आपको बताइए, जितनी ज्यादा हवा चलती है बेटा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होती है, कपड़े उतने जल्दी सूखते हैं बेटा। तो अगर हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे। अगर हवा कम चलेगी बेटा तो वहां पे वेपर जो है वो भी कम बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लास्ट फैक्टर बेटा, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने बताया था उमस। अब ये ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको मैं आपको बड़े आराम से प्यार से समझाऊंगा। देखो, जैसे सपोज करो बेटा ये हमारा रूम है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप मेरी वैल्यू समझ जाना, वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट सीखो बेटा, कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो ये हमारा रूम है बेटा, इस रूम के अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, ये दो तो है बेटा रेस्पिरेशन में होती हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन, NO3, NO2, मान लो सारी गैसेज है बेटा। अब सारी गैसेज हैं तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल भी होंगे वेपर की फॉर्म में, हर तरह के गैस पार्टिकल है ना बेटा, तो वेपर के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो मान लो एक कमरे में 100 से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल नहीं आ सकते, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, वैल्यू पे ध्यान मत दें। मान लो हमारे रूम में 100 से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? उमस, यानी कि हमारे रूम में कितने पानी के मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। बेटा मान लो हमारे रूम की लिमिट जो है वो 100 है, हमारे रूम में 80 पानी के मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो यानी कि अगर मैं इवेपोरेशन करवाऊंगा भी
तो अब सिर्फ कितने पार्टिकल्स को मैं इवेपोरेट करवा सकता हूँ बेटा? सिर्फ और सिर्फ 20 पार्टिकल्स को इवेपोरेट करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा की तो लिमिट ही नहीं है बेटा। कमरे की एक पर्टिकुलर लिमिट है, कौन कौन से पार्टिकल कितना कितना आएंगे। तो अगर हमारे रूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है पानी के पार्टिकल पहले से ही कमरे में मौजूद है बेटा, और अगर पानी के पार्टिकल पहले से ही कमरे में मौजूद होंगे तो हम इवेपोरेशन कम कर पाएंगे, हम कम पेपर बना पाएंगे क्योंकि पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारा ड्राई मौसम है बेटा, कमरे के अंदर बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो उस केस में इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो कम होगी। तो यानी कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है बेटा ह्यूमिडिटी के। बाकी के 3 फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, ये वाला जो फैक्टर है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। फिर हमारे पास हमारा प्रोसेस आता है बेटा, नेक्स्ट आ गया है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इवेपोरेशन का उल्टा होता है बेटा। इवेपोरेशन में हम क्या कर रहे थे? इवेपोरेशन में हम लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपर का मॉलिक्यूल बना रहे थे बेटा। कंडेंसेशन में हम उल्टा करेंगे। कंडेंसेशन में जो हमारे वेपर्स होते हैं वो फिर से ठंडे होकर एनर्जी लूज कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि एनर्जी लूज करेंगे ठंडे होंगे? ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगा बेटा। कंडेंसेशन का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप सभी कभी भी अगर मान लो घर पे मैगी बनाते हो, तो मैगी बनाने के लिए हम कंटेनर लेते हैं, पानी डालते हैं, मैगी डालते हैं, मसाला डालते हैं। फिर जल्दी पकाने के लिए ना हम कंटेनर को ऊपर से ढक देते हैं, चाहे किसी लीड को यूज करें चाहे किसी प्लेट को यूज करें। फिर हम 2 मिनट बाद चेक करने जाते हैं कि मैगी बनी है नहीं है, क्योंकि पैकेट में तो लिखा होता है 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है बेटा। तो जब आप 2 मिनट के बाद लीड को या प्लेट को उठाते हो ये चेक करने के लिए कि मैगी बनी है नहीं, तो आप चेक करोगे बेटा उस प्लेट के ऊपर, लीड के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी लगा होता है। अब हैरानी की बात यह है कि लीड तो हमने सूखी लगाई थी, उस पर तो पानी था ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हमारी प्लेट पे या लीड पे पानी आके चिपक गया? दिस इज ड्यू टू कंडेंसेशन बेटा। मैंने अभी आपको यहाँ पे इवेपोरेशन समझाया था ना, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो आपको कंडेंसेशन भी समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ बेटा किससे। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारे पास हमारा कंटेनर था, पानी के मॉलिक्यूल थे, पानी के मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड सरफेस को छोड़ देते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेटा मान लो मैंने कंटेनर ऊपर से बंद कर दिया, कंटेनर जो है वो ऊपर से पूरी तरह बंद है बेटा, तो यानी कि हमारा जो वेपर बनेगा उसको एस्केप होने के लिए, निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। तो हमारा पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसी खाली पोर्शन में इधर उधर रैंडमली भागेगा बेटा। तो जब ये अपना रैंडम मोशन शो कर रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है कि वो हमारे कंटेनर के ऊपर रखी हुई प्लेट से या कंटेनर की साइड वाली दीवारों से टकरा जाए। अब देखो बेटा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पानी का मॉलिक्यूल लिक्विड छोड़ के वेपर बना था ना, टकराने पे उसे अपनी वही एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है बेटा, जो हाई एनर्जी वेपर ने एब्जॉर्ब की थी, जिसकी वजह से वो लिक्विड छोड़ के वेपर बना था, वो हाई एनर्जी टकराने पे उसने वापस रिलीज कर दी बेटा। अब एनर्जी उसने वापस रिलीज कर दी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी पहले जैसी हो गई है बेटा। तो पहले जैसी एनर्जी हो गई है तो वो फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा मॉलिक्यूल छत पे टकराएगा, एनर्जी प्लेट को ट्रांसफर करेगा और खुद लिक्विड फॉर्म में बनकर प्लेट के साथ चिपक जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर हुई ना बेटा, इसी वजह से जो ऊपर वाली लीड होती है जो हमने मैगी को बनाने के लिए रखी थी, वो थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाती है। इसलिए गर्म हो जाती है बेटा क्योंकि अपनी जो भी एनर्जी वेपर्स ने एब्जॉर्ब की हुई थी वो सारी एनर्जी उसे वो वापस कर रही है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है देखो, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर कूल्स एंड चेंजेस बैक टू लिक्विड। बताया मैंने कैसे कूलिंग होती है, बताया मैंने कैसे वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है बेटा। इसका एग्जांपल उन्होंने बोला हुआ है, एग्जांपल है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ ए कोल्ड ग्लास। ठंडे पानी के बाहर जो बूंदें आ जाती हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ए स्टील प्लेट व्हेन बॉइलिंग वाटर इज कवर्ड। क्या बेटा मैगी वाला एग्जांपल तो मैंने दिया था, ज्यादा हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो ये वो एग्जांपल बेटा जो मैंने आपको दिया था बॉइलिंग वाटर वाला, हम मैगी बना रहे थे, पानी उबाल रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारे कंडेंसेशन के एग्जांपल्स हैं बेटा। फिर कंडेंसेशन प्रिंसिपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए और रेनफॉल के लिए। पानी की जो बूंदें होती है ना वो पास आके जम जाती हैं बेटा, इसी से बादल बनता है और फिर बारिश होती है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर्स के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ डेफिनेशन या फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंडेंसेशन। अब आ जाते हैं बेटा हम 5वें पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, जब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। बताया था ना मैंने बेटा, पानी ने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, एनर्जी अब्सॉर्ब कर तो पानी ने कर ली ना, तो सराउंडिंग में हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कूलिंग प्रोड्यूस होती है बेटा। अब इसका एग्जांपल है वाटर इन मटका, अर्थन पॉट्स। मटके जो है वो पानी को ठंडा कैसे करते हैं बेटा? इवेपोरेशन से ही करते हैं। मटके के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं बेटा, उन होल्स से पानी इवेपोरेट होता है। हाई एनर्जी वाला पानी चला जाएगा, पीछे बचेगा लो एनर्जी वाला, जिससे क्या होगी? कूलिंग। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ टॉप्स, ये तो पुराने जमाने की बातें होगी बेटा। आजकल तो हम एसी वाले रूम से बाहर भी नहीं निकलते हैं, कुछ भी हो जाए। पुराने जमाने में ना सभी लोग क्या करते थे बेटा? छतों पे सोते थे गर्मियों में। तो गर्मियों में छत जो है वो काफी गर्म होती थी बेटा, जिससे हमें सोने में परेशानी आएगी, हमें जमीन गर्म लगेगी। तो घर वाले क्या करते थे? सोने से पहले पानी स्प्रिंकल करते थे बेटा छत पे, क्योंकि पानी को जब वो छत पे फेंकेंगे, पानी क्या करेगा? छत की सारी हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, हीट अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे बचेगी हमारी ठंडी छत बेटा, जिसे हम सोने में आसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्वेटिंग बेटा, पसीना आना। पसीना सूखता है तब भी शरीर ठंडा होता है बेटा। आप खेल के आए हो, स्पोर्ट्स में बाहर से आए हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आपको पसीना आया हुआ है, तो आप फटाफट पंखे के नीचे बैठ, पंखे के नीचे बैठने से कूलिंग लगती है बेटा, आपको ठंडी हवा लगती है। क्यों? क्योंकि सारा पसीना इवेपोरेट हो रहा है, हाई एनर्जी के पार्टिकल्स पे